ये कहानी है एक ऐसा हादसा जिसने इंसानियत की सीमा को चुनौती दी। 1972 में उरुग्वे के एयर फोर्स फ्लाइट 571 ने एडीज पर्वतों की ऊंचाइयों में जब अपनी उड़ान भरने की कोशिश की तो वे अचानक एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गए। विमान में 45 यात्रियों के लिए यह एक नई जंग की शुरू हो चुकी थी। जीवन और मृत्यु के बीच की 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ और ठंड से घिरा एक के बाद एक की मौत मुंह के सामने, लोग और उस घोर कष्ट में भी केवल एक ही सवाल था, क्या वे जीवित वापस लौट सकेंगे। यह है एक ऐसी सच्ची कहानी जहां सहनशील और इंसानियत ने मिलकर मौत को हराया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह घटना एडीज की एक बेहद दिलचस्प और डरावनी कहानी है जो कि 1972 में घटित हुई थी। यह उरुग्वे की एक रग्बी क्लब की टीम और उनके परिवार के सदस्यों के एक जुड़ी हुई है जो एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गए थे। यह घटना सेंट मैरियम विमान दुर्घटना के नाम से प्रसिद्ध है। ये टीम हर साल अक्टूबर में चिली के सैन डिएगो शहर जाती है। इस टीम ने 1968 और 1970 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती थी, लेकिन एक दिन टीम का विमान एडी पर्वतों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनके पास बचने की कोई रास्ता भी नहीं था। चारों ओर बर्फ गिर रही थी और तापमान 0 डिग्री पर था। रात का समय था और जीवित लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर कुछ लोग शवों को खाने लगे जबकि कुछ ने अपने दोस्त या परिवार के सदस्य के शव को खाने में संकोच किया। लेकिन जब जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता सामने आती है तो उन्हें भी यह कदम उठाना पड़ा। विमान में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए मास्क का सहारा लेने लग गए। यह उनके अस्तित्व की ललक को दिखाता है। ये भयानक दुर्घटना में जो लोग बचने में सफल रहे उनका भी वजन घट के करीबन 30 से 40 किलो तक ही रह गया था। मानिए कि 80 किलो का आदमी अब इस प्रॉब्लम को झेलते झेलते 30 से 40 किलो का हो गया हो। उन दिनों ने उनके मानसिक और शारीरिक स्तर पर गहरी छाप छोड़ी और यह हादसा जीवित रहने की इच्छा शक्ति और मानवीय संघर्ष का प्रतीक बन गया। चिली की राष्ट्रीय रग्बी टीम और उरुग्वे की ओल्ड बॉयज नाम की टीम अक्सर एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण मैच खेला करती थी। जब ये टीम मैच खेलने जाती थी तो वे अपने परिवार और दोस्तों को भी साथ ले जाती थी ताकि वो खेल के आनंद के साथ छुट्टियों का भी लुत्फ उठा सके। साल 1972 में ऐसा ही कुछ हुआ। उरुग्वे की रग्बी टीम अक्टूबर के महीने में चिली में खेलने के लिए जा रही थी। उनके लिए योजना ये थी कि वह उरुग्वे के केरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से विमान पकड़कर चिली के लिए उड़ान भरेंगी। उन्हें सुबह 8 बजे फेयरचाइल्ड FH-22-7D विमान द्वारा यात्रा शुरू करनी थी। यह विमान कोई सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं थी, बल्कि उरुग्वे का एक सैन्य विमान था। उस समय उरुग्वे आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और उसकी सेना ने अपने खाली विमानों को नागरिकों के यात्रा के लिए किराए पे देना भी चालू कर दिया था। यात्रा का शुल्क करीबन $1,600 था, जो कोई भी इस राशि को चुका सकता था वो विमान में यात्रा भी कर सकता था। यह विमान में 19 रग्बी टीम के खिलाड़ी, 21 उनके परिवार और दोस्तों सहित करीबन 45 लोग, 5 क्रू सदस्य भी थे। विमान के पायलट फेराडास बहुत अनुभवी पायलट थे। उनके पास 5,117 घंटे की उड़ान का अनुभव था। पायलट फेराडास ने विमान को एडीज के पहाड़ों के ऊपर प्लस दरों के ऊपर से उड़ाया। यह क्षेत्र पायलट के लिए एक चुनौतीपूर्ण भी था क्योंकि यहाँ मौसम बहुत जल्दी बदलता था। कुछ पहाड़ 22,800 फीट तक ऊंचे थे जबकि विमान की अधिकतम उड़ान करीबन 22,500। हालांकि पायलट फेराडाइस इस इलाके से पहले ही कई बार उड़ान भर चुके थे और इस क्षेत्र से अच्छी तरीके से परिचित होने के साथ बहुत अनुभवी भी थे। उनके साथ लेग्रार नामक एक सह पायलट था जो कि अभी उड़ान की शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मुख्य पायलट फेराडास अपने सह पायलट रेगुलर
को इस क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए परीक्षित कर रहे थे। इसलिए उन्होंने विमान का नियंत्रण लगरार को दे दिया ताकि उसे इस जटिल इलाकों में भी उड़ान भरने का अनुभव मिल सके। वो उरुग्वे के हवाई अड्डे से सुबह रवाना हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद मौसम खराब हो चुका था। मौसम खराब होने की वजह से अर्जेंटीना में मेडोजा में उतरना पड़ा, जहां उन्होंने मौसम ठीक होने का इंतजार भी किया। मेडोजा चिली के ठीक आगे स्थित और यहाँ कुछ समय बिताने के बाद टीम ने बाहर जाकर शराब भी खरीदी। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यही शराब की जान बचाने वाला है। अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को मौसम में सुधार हुआ और दोपहर करीबन 2:18 पर विमान ने उड़ान भरी और चिली की ओर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद करीबन 3:21 पर विमान ब्लास्टरों के पास पहुंचा। अब तक उड़ान पर कोई समस्या नहीं थी। इस समय से पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और उन्होंने सूचित किया कि वह ब्लांच की दरों के ऊपर से गुजर चुके हैं और चिली क्यूरिको पहुंचने वाले हैं। हालांकि दोपहर 3:24 पर से पायलट ने फिर से संपर्क किया और कहा कि वह क्यूरिको पहुंच चुके हैं, सैन डिएगो की ओर बढ़ रहे हैं। और एयर ट्रैफिक नियंत्रक एंड्रिक को यह सुनकर आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि ब्लास्टरों के क्यूरिको तक की दूरी तय करना सामान्यतः 11 मिनट लगते हैं, लेकिन से पायलट ने केवल 3 मिनट बाद ही क्यूरिको पहुंचने का दावा कर दिया। एंड्रिक ने इस गलत जानकारी को नजरअंदाज करते हुए विमान को 10,000 फीट नीचे उतरने का आदेश भी दे दिया था और लैंडिंग की अनुमति दे दी। दोपहर 3:30 के बाद विमान से अंतिम संपर्क हुआ और सह पायलट के द्वारा की गई यह गलती बहुत ज्यादा गंभीर साबित होने वाली थी, क्योंकि इससे विमान और उस पे सवार सभी 45 लोगों के जीवन संकट में पड़ गया। वास्तव में सह पायलट ने अपनी स्थिति को पूरी तरीके से गलत अनुमान लगाया। विमान अभी भी एडीज पर्वतमाला में ब्लास्ट दर्रे पर था और सह पायलट ने गलती से मान लिया कि वो लोग चिली पहुंच गए हैं। मुख्य पायलट ने इस चीज पर ध्यान भी नहीं दिया। जैसे ही वे उड़ान भरते रहे, वे एक ऐसे क्षेत्र में उतरने लगे जहां पहाड़ पहले से भी बहुत ज्यादा ऊंचे थे। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका विमान एडीएस के पर्वतों के बीच पर था। से पायलट ने धीरे धीरे विमान की ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया और तभी विमान पहली बार एयर पॉकेट का सामना करना पड़ा। एयर पॉकेट कम वायु दाब वाला क्षेत्र है जिससे विमान से बहुत उथल पुथल मच सकती है। यह अशांति के कारण यात्री काफी भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट, जब अशांति खत्म हुई तो सह पायलट ने विमान को ऊंचाई पर वापस चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक झटका और लगा। विमान और नीचे चला गया और पहले पहाड़ विमान की ऊंचाइयों के बहुत करीब था और परिणाम स्वरूप विमान का दाहिना पंख एक पहाड़ से टकरा गया और टूट गया। इसके बाद वाम बंद के टूट गया। फिर विमान का आधा हिस्सा टूट करके 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन पे जा गिरा। हादसा होते ही 5 लोगों की मौत तुरंत हो गई और दुर्घटना के बाद 45 यात्रियों में से केवल 33 ही जिंदा बच पाए थे। विमान में सवार सभी लोग घायल हो चुके थे, कुछ तो बेहोश हो चुके थे और कुछ के पेट में सीट बेल्ट फंसी हुई थी। एक यात्री का पैर टूट गया था जो कि बाहर निकला हुआ था और लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। विमान में गैसोलीन की तेज गंध आ रही थी और जो लोग बेहतर स्थिति में थे उन्होंने दूसरों को विमान से बाहर निकलने के लिए मदद करना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं कोई विस्फोट ना हो जाए। जैसे ही वो बाहर निकले, अब तापमान 0 के नीचे था और वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ थी। उनके पैर कुचले जा रहे थे और वे चल भी नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ समय रुकना पड़ा। मजबूरी में विमान के पास लौट आए। उन्होंने विमान के खुले हिस्से से आ रही ठंडी हवा और बर्फ को सीटों से रोकने की कोशिश की, जो कि वाकई में नाकामयाब रही। विमान के क्रैश होने के बाद पिछला हिस्सा जहां सभी सामान रखा गया था पूरी तरीके से टूट चुका था। सभी यात्री केवल टी शर्ट पहने हुए थे, उनके पास सर्दियों के कपड़े तक भी नहीं थे। उनके पास वही सामान था जो उन्हें हैंडबैग्स में बचा था और इन
33 यात्रियों में से केवल कोई भी डॉक्टर नहीं था, लेकिन दो मेडिकल छात्र थे जिनका नाम केनेसा और गोरविनो था। एक प्रथम वर्ष का छात्र और दूसरा दूसरे वर्ष का छात्र। जितना हो सकता था उन्होंने भी मदद करना चालू कर दिया। लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, खून से लथपथ थे। विमान दुर्घटना के समय यानी दोपहर 3:34 पर उन तक उनका हाल बुरा हो चुका था। इसके लगभग 30 मिनट बाद शाम को 4 बजते बजते अंधेरा घेरने लग गया। बर्फ गिरने लग गई और तेज हवाएं चलने लगी। पहले से ही ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति और भी खराब हो रही थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हादसे के बाद विमान की सीटें भी टूट गई और विमान के अंदर एक बहुत छोटी सी जगह में 33 लोग फंसे हुए थे। हर जगह कुर्सियां बिखरी हुई थी और हिलने डुलने की जगह तक नहीं थी। 20 फीट की जगह में 33 लोग फंसे थे और बाहर का मौसम बेहद खराब था। एक यात्री ने कॉकपिट पर रेडियो होने की बात कही। अगर वे इसका उपयोग करते तो संदेश भेजकर अपनी स्थिति के बारे में सूचित कर सकते थे, लेकिन कॉकपिट तक पहुंचने का जो रास्ता था वो सीटों से पूरी तरीके से बंद था, जो कि इसी तरह मोनुको सबेला नाम का एक यात्री कॉकपिट पहुंचा तो उसने एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनाई। पायलट फरडास और सह पायलट लगुरार अंदर फंसे हुए थे। पायलट फरडास की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कुछ उपकरण उनके शरीर में धंसे हुए थे, जिससे वह दर्द से चिल्ला रहे थे। मोनको ने सह पायलट को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन सीटें बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही थी और सह पायलट दर्द से भी और ज्यादा चिल्लाने लगे। मोनको ने बाहर से बर्फ लाकर उनका रुमाल गीला किया और लेकिन अभी कोई फायदा नहीं हुआ। सह पायलट पीड़ा में चिल्ला रहे थे और उसका शरीर उपकरणों के बीच फंसा हुआ था। पायलट ने मोनको से कहा कि वह मान 0 डिग्री पर था और ठंडी हवा चल। एक छोटी सी जगह में कुछ लोगों के पैर टूटे हुए थे, कुछ बेहोश थे, कुछ खून से लथपथ थे और उन्होंने उनके बैग में शराब की कुछ बोतलें थी। उन्होंने 5 बोतलें निकाली और आपस में बांट। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को सुबह हो चुकी थी और बर्फ का मंजर थोड़ा कम हो चुका था। इस हादसे के बाद रात में ही 5 लोगों की और मौत हो चुकी और उसी रात को पायलट की भी जिंदगी समाप्त हो चुकी थी। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को 28 यात्री जीवित बच गए थे। उन्होंने 5 अन्य यात्रियों के शवों को विमान से बाहर निकालने के बाद ही कोई बचाव दल नहीं आया। इस स्थिति को देख करके उन लोगों ने यह डिसाइड किया कि उन्हें जीवित रहना होगा और कोई भी अपना खाना खुद नहीं खाएगा। सभी खाना एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उसी को समान रूप से खाने की आपूर्ति सीमित थी। इसमें कुछ चॉकलेट्स, न्यूगट्स, खजूर और डाइट ब्लम्स फर्श पर बिखरे हुए थे। इसके अलावा उनके पास विस्की और ब्रांडी की कुछ बोतलें और साथ ही शराब की 3 बोतलें भी थी। खाना एक जगह इकट्ठा होता था और एक व्यक्ति उसे समान रूप से सबको बांटता था। 28 लोगों के लिए भोजन अत्यंत सीमित था और किसी को यह पता नहीं था कि बचाव दल कब आएगा। दोपहर के समय उन्होंने चॉकलेट का एक टुकड़ा खाया और डिओड्रेंट के कैप का उपयोग करके वाइन वितरित किया। पानी के लिए चारों ओर काफी बर्फ थी, लेकिन तापमान के कारण इसे पिघलना लगने से बर्फ को मुंह में डालकर पिघलाने की कोशिश करते, लेकिन कुछ लोग बर्फ को बोतल में डाल करके घंटों घंटों हिलाते रहते, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा समय लगाने वाली थी। बर्फ तेल और खून से पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। जहां लोग पेशाब कर रहे थे वहां की बर्फ बहुत ज्यादा गंदी और बहुत ज्यादा स्मेली थी। अगर किसी के पास जूते नहीं थे तो उनको और भी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्हें बर्फ इकट्ठा करने के लिए दूर तक जाना पड़ता था, फिर वापस लाकर उसे पिघलाने का प्रयास करना पड़ता था। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। वे केवल उतना ही भोजन खा सकते थे कि वो जीवित रह सके। इस बीच उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना की खोज अभियान शुरू हो गया। जब एक खोजी विमान ऊपर से गुजरा तो बचे हुए लोग शोर मचाकर उसे अपने इशारे से मदद करने के लिए बुलाने लगे, लेकिन विमान ने उनकी तरफ नहीं देखा। बाद में एक और विमान आया, फिर से उन्होंने शोर मचाया, लेकिन भी उन्हें नहीं देख पाया। विमान का रंग सफेद
सफेद था और पहाड़ों में पड़ी हुई बर्फ का भी रंग सफेद होने की वजह से प्लेन नहीं दिख पा रहा था। पर उन्होंने विचार किया कि बर्फ की सफेद रंग की वजह से यह विमान नहीं दिख पा रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि लड़कियों की लिपस्टिक और नेल पॉलिश से वो लोग SOS लिखेंगे, जिससे कि उनकी बचाव की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि लिपस्टिक और नेल पॉलिश उनका SOS आधा ही लिखते ही पूरी तरीके से खत्म हो गया। तलाश की अभियान जारी रहा, लेकिन उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार जिस देश में विमान गायब हुआ वहां 10 दिनों तक लगातार तलाश की जाएगी, इसलिए खोज अभियान जारी रखा गया। इस बीच जो लोग जीवित थे वो अपनी स्थिति से जूझ रहे थे। बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सभी जीवित बचे 28 लोग विमान के पास ही पेशाब करने के लिए मजबूर थे। अंधेरे, ठंड और गंदगी, सभी लोग अंधेरे के साथ बैठकर निराशा से अपनी दिन को बिता रहे थे। उनके चेहरे 12 दिसंबर 1972 को तीनों ने पहाड़ पार करने का निर्णय लिया। उनकी योजना थी कि वो उजाले में चढ़ेंगे और रात में आराम करेंगे। इसलिए सुबह सुबह तीनों ऊपर से एक विमान गुजरा, लेकिन इशारा करने के बावजूद भी विमान आकर्षित नहीं हुआ। वहां पहुंचते पहुंचते लगभग 8 दिनों में 60 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुके थे। 22 दिसंबर को खबर आई कि उरुग्वे का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जो कि 2 जीवित बचे लोगों को ढूंढ लिया गया है और बचा लिया गया है। यह खबर सुनते ही हर कोई राहत में रोने लग गए और यह सभी के लिए बहुत अच्छी खबर थी। उसी समय 2 हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर आने और सभी जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए तैयार किए गए। जिस 2 लोगों को बचाया गया उनका वजन लगभग 30 किलोग्राम से भी कम हो गया था और उनसे हेलीकॉप्टर को दुर्घटना स्थल तक मार्गदर्शन करने को कहा गया। उन्होंने रास्ता दिखाया और हेलीकॉप्टर घटना स्थल तक पहुंच गया। यहाँ सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया। 72 दिनों का ये कठोर परिस्थिति, अत्यधिक ठंड और भुखमरी को सहते हुए जीवित रहने की एक कठिन साहस और प्रेरणा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। हालांकि जीवित रहने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए उनसे कई सवाल खड़े हुए, लेकिन इस घटना से यह साबित कर दिया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो किसी भी परिस्थिति काबू पा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।